देखिए पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा था कि क्या हमारे पास में प्लेन मिरर होता है और जब भी हम रे डायग्राम की फॉर्मेशन करते हैं तो क्या क्या हमारे पास में बेसिक होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल अगर आप लोगों को निकालना आ गया था तो आप देख रहे थे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो इजीली वहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे थे। फिर हमने प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया था। जैसे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी थी इक्वल डिस्टेंस पर इमेज बनती है, यानी कि जितने डिस्टेंस पर हमारे पास में ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनती है। फिर दूसरी एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने लेटरल इन्वर्जन को लेके। तो लेटरल इन्वर्जन आप सबको पता है कि देखते हैं कि एम्बुलेंस जो होता है उसके ऊपर में आगे जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, ताकि जब आप मिरर के अंदर में देखो तो आपको क्या दिखे, वो लेटरली इन्वर्टेड दिखे, यानी कि वो सीधे दिखाई दे देते। ठीक है। फिर आपने देखा था मेरे साथ में कि कोई भी आप लोगों को एक फील्ड ऑफ व्यू के बारे में जानकारी ली थी कि कितने जो हमारे पास में मिरर गिवन होता है तो वहाँ उसमें हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करी। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि हमें कोई मिरर है तो वो कितनी हाइट पे प्लेस करें और कितने साइज का प्लेस करें कि हम अपने जो इमेज देखना चाहिए वो कंप्लीटली वहाँ पर देख पाएँ। तो वहाँ पे आपने देखा था कि जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, मान लो h हाइट का आप लोगों ने कंसिडर किया है, तो मिनिमम उसकी लेंथ जो होती है वो h/2 होनी चाहिए। ठीक है। जो भी मिरर आप लोग कंसिडर करेंगे वो h/2 का होगा। फिर पोजीशन को लेकर हमने बात करी थी कि जो भी आपकी टोटल इमेज लेंथ दी गई है उसमें से जो आइज है, अगर मान लो आइडियल केस नहीं लिया मैंने, आइज की पोजीशन दे दी गई है, नीचे दे दी गई है, तो उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा कि कहाँ पर उसकी पोजीशन हमें रखनी होगी। ठीक है। उसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं प्लेन मिरर को लेकर, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट उसके कंसेप्ट की बात करते हैं। और आज प्लेन मिरर हम वहाँ पर खत्म कर देंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स को लेके अगले लेक्चर के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में मैं बात करना चाह रहा हूँ जो न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। पहला मेरे पास में टॉपिक रहेगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया था जब हम बात कर रहे थे। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि कोई भी लाइट है जो इंसिडेंट हुई है किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर में और अपने एक्चुअल पाथ से वो कितनी डेविएट हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, मान लो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर मैंने बनाया हुआ है और ये मेरे पास में रे इंसिडेंट हुई भाई, ये मेरे पास में रे इंसिडेंट हुई। अब इस रे की ये मेरे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई। ठीक है। जब इसके ऊपर मैं डॉट दिखा रहा हूं तो ये मेरे पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूं या प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर आप लोग करते क्या थे, जब भी आप लोग को एक रे डायग्राम की फॉर्मेशन दी जाती थी तो यहाँ पर आप लोग करते थे भाई इसके ऊपर में एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे जिस पॉइंट पर रे मीट करिए, और यहाँ से रे जो एंगल आई पर इंसिडेंट हुई है वो रिफ्लेक्ट हो गई है इस एंगल पर, जिसको आपने जाना था किस नाम से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से, यानी कि रे निकल गई भाई यहाँ पर निकल गई है, इस डायरेक्शन में निकल गई है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा? देखिए आप लोगों ने देखा कि एक्चुअल जो पाथ होना चाहिए था वो रे का ये था, वो सीधा निकलना चाह रही थी, लेकिन यहां पर उसके पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया जिसकी वजह से अब उसको अपना रास्ता बदलना पड़ गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ना, यानी कि इसके एक्चुअल पाथ से और ये जो डेविएट हुआ है इतना यहां से एक्चुअल पाथ से ये इधर चली गई है, तो आप कहेंगे ये मेरे पास में क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक है। और ये इसकी जो वैल्यू गिवन मेरे पास में दी जाती है दिस इज नोन एज डेल, आप लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दिया जाता है पाई माइनस 2i से। देखिए कैसे आया हमारे पास में, टोटल मेरे पास में क्या था 180 डिग्री, ये मेरे पास में स्ट्रेट लाइन है जो कि 180 डिग्री बना रही है। इसके ऊपर में दो एंगल आप लोगों ने बना लिए, एक आई और एक आर, ये दोनों, इसको भी मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ भाई, यानी कि ये रे मेरे पास में कुछ इस डायरेक्शन में निकल गई है। तो ये टोटल जो एंगल बन रहा होगा, अगर खाली इस पूरे को कंसिडर कर लूँ यहाँ से और यहाँ तक को कंसिडर कर लो, तो आप देख पा रहे कि मेरे पास में क्या बन गया, 2i बन गया। तो ये बचा कितना भाई मेरे पास में, ये बचा मेरे पास में 180 माइनस में 2i बच गया। और 180 को आप नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, मेरे पास में पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इजकल 2i के नाम से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। ये तो था भाई हमारे पास में कि क्या हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब इसके ऊपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए मेरे पास में पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे पास में आ रहा है कि कोई रे है, ये मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, उसके ऊपर में एक रे है वो इंसिडेंट हुई है। ठीक है। ये मेरे पास में एक मिरर है और ये दूसरा एक मिरर और यहाँ पर मैं बात कर लूँ, मैं ये एक मिरर यहाँ पर दे दिया भाई। जब आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ इस तरह के बनेंगे, दो मिरर आप लोगों को दे दिए गए हैं और रे जो है वो इंसिडेंट हुई है एट एंगल 40 डिग्री। ये रे जो है इसके ऊपर में इंसिडेंट हुई है एट एंगल 40 डिग्री, ये आप लोगों ने नॉर्मल दे दिया और यहाँ पर 40 डिग्री पर ये डेबिट हो गई है। और ये दोनों के बीच में एंगल जो दिया गया है ये मेरे पास में 60 डिग्री का एंगल दिया है। ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, सॉरी यहाँ पर जो इंसिडेंट हुई है वो 40 डिग्री पर हुई है। तो अब इसको सोल्व करने के दो तरीके बताऊंगा और फाइनली इसके साथ में कंक्लूड करेंगे शॉर्ट ट्रिक को लेके।
तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मेरे पास में रे आई 40 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है, तो रिफ्लेक्ट बैक भी कितने पे होगी भाई, ये मेरे पास में 40 डिग्री पर होगी, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ जो मेरे पास में रिफ्लेक्शन होते हैं वो बोलते हैं कि जितने एंगल पर हमारे पास में रे इंसिडेंट होती है उतने पे ही हमारे पास में क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं बोल दूं कि ये एक्चुअल पाथ इसका ये था और ये डेविट होकर ऊपर की साइड में चली गई है, तो इसका निकालने का तरीका क्या करूं मैं, डेल 1 मान लूं इसको मैं, क्योंकि ये मेरे पास में डेल 1 हो गया और इसका फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि पाई माइनस 2i, तो पाई मेरे पास में क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, यानी कि 180 माइनस में ट्वाइस ऑफ आई मेरे पास में क्या था, इंसिडेंट एंगल 40 डिग्री, आप लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो ये मेरे पास में क्या बन गया 2 इंटू में 40 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड फाइनल वी गेट 100, ये मेरे पास में 100 डिग्री आ गया इसका डेविएशन। ठीक है, अब ये रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई है भाई, तो ये मेरे पास में एंगल कितना बच गया होगा, अगर ये पूरा मेरे पास में ये नॉर्मल आप लोगों ने यहाँ पर बनाया था, ये नॉर्मल जो आप लोगों ने बना रखा है तो पूरा 90 है, तो ये मेरे पास बच गया 50 डिग्री। ठीक है, और फिर मेरे पास में 50 बच गया, ये टोटल कितना हो गया 60 और 50 हमारे पास में हो गया 110, और ये मेरे पास में बच गया क्या 70 डिग्री। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मेरे पास में रे जो है अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पर चली गई है, तो यहाँ पर हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे, इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप भाई इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, या आप लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना तो वो सारा शॉर्ट ट्रिक यहीं से गुजर के जाएगा। मैं हर क्लास में आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की, पहले उसके लॉन्ग कट मेथड से जाओ, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक समझने में मजा आता है, जो फाइनल रिजल्ट बनता है ना वहां से इसको समझने में मजा आता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास में कितना बन गया भाई, ये टोटल मेरे पास में होना चाहिए 90 डिग्री ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जब अब इसके ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री होगा, जिसमें 70 डिग्री ये चला गया, यानी कि ये रे जो मेरे पास में इंसिडेंट हुई होगी वो 20 डिग्री पे हुई होगी। अभी 20 डिग्री पे हुई है तो रिफ्लेक्ट बैक भी कितने पे होगी भाई, ये होगी 20 डिग्री के ऊपर में। ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब मेरे को बताओ कि इस पॉइंट पर जो रे को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ये डेविएट होगी इस डायरेक्शन में, यानी कि यहां पर जो मेरे पास में डेल 2 यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई, मुझे बिल्कुल उसका बेसिक फॉर्मूला पता है, दैट इज पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i पता है। तो यहां पर आप लोग इसको करेंगे सोल्व, देन यू विल गेट कितना आ जाएगा भाई मेरे पास में, दिस इज 180 माइनस में ट्वाइस ऑफ 20 डिग्री दैट इज 40 एंड यू विल गेट 140 डिग्री। आप लोगों को कितना मिल गया 140 डिग्री मिल गया। पहले वाले से जो डिफ्लेक्शन हुआ था दैट इज डेल 1 100 डिग्री मिला, इस वाले से जो डेविएट हुआ है वो आप लोग को मिला 140 डिग्री। तो टोटल अगर बात कर ली जाए कि टोटल डेविएशन कितना है मेरी रेडिश जो रे यहाँ से गई थी, तो पहले तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई है और फिर यहाँ पर उसके अंदर में डेविएशन आ गया, तो आप कह सकते हैं कि डेल 1 प्लस में डेल 2, यही मेरे पास में क्या बनने वाला है डेल नेट बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 100 प्लस में 140 डिग्री दैट इज 240 डिग्री। ठीक है, ये तो दवाई मेरे पास में कंसेप्चुअली तरीका कि किस तरह से मुझे अगर कुछ भी नहीं आता है, कोई शॉर्ट ट्रिक अगर मैं भूल जाता हूं तो किस तरह से मुझे अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे सोल्व करना होगा एग्जाम के अंदर में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिंपल तरीका इसका कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई दो मिरर मेरे पास में दिए गए हैं, लेट अस सपोज ये मेरे पास में दो मिरर दिए गए हैं, किसी भी एंगल पर दे रखे हो, ये मान लो मेरे पास में थीटा एंगल पर दे रखे हैं। ठीक है, दो मिरर मेरे पास में इंक्लाइंड है और कोई रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, या फिर किसी पर भी हो सकती है, इस वाले मिरर पे हो जाए या इस वाले मिरर पे हो जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है। ठीक है, यहां पर दोनों के बीच में एंगल से मतलब है, तो आपके पास में जो डेल नेट आने वाला है ना, इसका जो डेल नेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यही इसका सीधा तरीका होगा इसका आंसर निकालने का। चलिए इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व करके देखिए भाई। देखो मेरे पास में 2 पाई यानी कि पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है, तो आप इसको करेंगे 2 इंटू 180 डिग्री यानी 360 डिग्री बन जाएगी, माइनस 2 थीटा। तो 2 थीटा मेरे पास में क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना दिया था आप लोगों को, मैंने 60 डिग्री दिया था, तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू में 60, सोल्व करो कितना आएगा भैया 360 माइनस 120, फाइनल रिजल्ट कितना मिलने वाला आपको, यहाँ पर मिलेगा 240 डिग्री। क्या ये वही आया जो भाई इस रास्ते से आया था हमारे पास में, जो हमने इसका कंसेप्चुअली तरीके से सीखने की कोशिश करी थी, वही आंसर इसका आ रहा है। तो बिल्कुल चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को कि मेरे पास में दो मिरर हैं और दोनों मिरर इंक्लाइंड है एट एंगल 30 डिग्री, एट एंगल 30 डिग्री मेरे पास में इंक्लाइंड है, तो मेरे को ये बताओ कि उसके अंदर में जो डिफ्लेक्शन होगा, टोटल डेविएशन होगा, कोई रे मेरे पास में यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है एट एंगल 60 डिग्री, तो मुझे ये बताओ
कि रे के अंदर में टोटल डेविएशन कितना आएगा, दोनों रिफ्लेक्शन होने के बाद में कितना डेविएशन आएगा। क्या आपको इस प्रोसीजर के थ्रू जाने की जरूरत होगी? अब बिल्कुल नहीं, आपको सीधा अपना फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, दैट इज 2 पाई माइनस 2 थीटा। और थीटा क्या होता है, दोनों जो मिरर आप लोग को दिए गए हैं उनके बीच में कितना एंगल बना हुआ है। तो यहां पर आप लिखेंगे सीधा दैट इज 360 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपको 30 डिग्री दिया गया है, दोनों मिरर के बीच में जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री बनने वाला है, और टोटल डेविएशन विल बी 300 डिग्री। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर आने वाला है दैट इज 300 डिग्री आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था भाई हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन को लेकर। अब हम बात करते हैं हमारे पास में रोटेशन ऑफ मिरर को लेकर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशन ऑफ मिरर। यहाँ पर ये भाई आप लोग इसको स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करना चाहे तो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास में आने वाला है दैट इज रोटेशन ऑफ मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको भी हम कंसेप्चुअली तरीके से सीखेंगे और फिर इसका शॉर्टकट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्टिक्स जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया ना, कि बेसिक मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर में भी समझाया था। यहाँ पे भाई थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मैंने ट्राई किया फिक्स करने का लेकिन ये नहीं हो पाया। आई होप अगले 1-2 दिन के अंदर में इसको और अच्छे तरीके से मैं ठीक कर दूंगा जो रिफ्लेक्शन है। चलिए मैं बात करता हूँ रोटेशन ऑफ मिरर को लेके। रोटेशन ऑफ मिरर, देखिए रोटेशन ऑफ मिरर का मतलब है कि भाई मेरे पास में एक मिरर रखा हुआ है यहां पर। ये आप लोगों ने सबने अपनी स्कूल लाइफ में ना बहुत बार इस चीज के बारे में पढ़ा है, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग याद रखते हैं कि ये डेविएट हो गया तो वो 2 थीटा से डेविएट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं उसको कंसेप्चुअली तरीके से यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा और उसके ऊपर में फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। पहला मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास में रे है, ये यहां पर इंसिडेंट हो रही है, ये मेरे पास में रिफ्लेक्ट होके चली गई है, और ये मेरा इसका नॉर्मल रहा होगा, तभी तो ये भाई कितना बनाएगा, ये एंगल आई बनाएगा, और ये मेरे पास में कितना बनाएगा, ये एंगल आई बनेगा, यानी रिफ्लेक्शन बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, लेकिन वो इक्वल होगा मेरे पास में किसके, आई के बराबर होगा। तो मैं उसको यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ में जो मेरे पास ये मिरर जो रखा हुआ था, अब मैं क्या करता हूँ, इस मिरर को थोड़ा सा एंगल से टिल्ट कर देता हूँ, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल मैंने मान लिया कि भाई थीटा है। यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ इसको रेड पेन से, वे मेरे पास में थीटा एंगल से मैंने इस मिरर को टिल्ट कर दिया, यानी कि मिरर मेरे पास में ऐसे रखा हुआ था, उसको मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया नीचे की साइड में। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मिरर यहाँ पर टिल्ट हो गया है। तो मिरर अगर टिल्ट हो गया है तो भाई ये बताओ मेरे को, क्या उसका नॉर्मल भी टिल्ट हो जाएगा? नॉर्मल भी तो चेंज होगा भाई, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि मिरर अगर ऐसे रखा हुआ है मेरे पास में, तो मिरर का जो नॉर्मल होगा वो ऊपर की साइड में होगा, लेकिन जैसे मैं उसको टेढ़ा कर दूंगा तो अब इसका सरफेस तो यहाँ बन गया। सरफेस बनने के बाद में अब इसका नॉर्मल भी क्या कर जाएगा, इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये मूव कर जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि जो इसका नॉर्मल रहा होगा वो इस डायरेक्शन में आ गया, यहां पर आ गया ये। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो नॉर्मल था वो यहां से इस पॉइंट पर मूव कर गया। ओके, अब देखो जो रे आई होगी, ये इंसिडेंट रे होगी, तो ये भी मेरे पास में अब टोटल जो इसका एंगल बनेगा दैट विल बी आई प्लस थीटा। ये मेरे पास में क्या बनने वाला है, आई प्लस थीटा बन जाएगा भाई, इसके नॉर्मल के साथ में जो मेरे साथ में इसका जो एंगल बन रहा होगा, और जो रे होगी वो भी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, और वो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो भी कुछ एंगल बना रही होगी, यहां पर आ गई है ये, तो ये भी कितना बना रही होगी, ये भी मेरे पास में बना रही होगी आई प्लस में थीटा। ये जितना भी रेड से लिख रहा हूं ना, ये मैं जो नया पोजीशन आ गया ना मिरर का, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पर मेरे पास में जो नया नॉर्मल आ गया, तो नए नॉर्मल को देखते हुए रे भी तो, जब पहले रे यहां पर इंसिडेंट हो रही थी और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया तो रे का भी तो नीचे की साइड में स्लोप हो जाएगा भाई। तो ये जो रेड से रिप्रेजेंट कर दी आपके पास में रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये पॉसिबल कर लूं, ये निकालने के लिए हो जाए, मैं इतना निकाल लूं कि जो मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रे थी ये कितनी डिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि कितनी ये चेंज हुई है, किससे, जब मैं रोटेशन ऑफ मिरर किया, यानी कि मैंने मिरर को चेंज कर दिया है, तो इसके अंदर में कितना चेंज आया। अगर मैं ये निकाल लूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई मेरे पास में इसके अंदर में कितना डेविएशन आएगा। मैं एंगल इसका कितना चेंज करूंगा तो ये मेरे पास में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको पूरे मैथमेटिक्स पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, यहां पर सीधा मैं बात कर लेता हूं कि जब भी आप लोग इसके रोटेशन को मिरर की करेंगे, तो ये जो मेरे को कंसेप्ट ये समझाना था कि यहां से ये जो रिफ्लेक्ट हुई है ना, ये कितनी होती, ये आप लोग के पास में रिजल्ट आने वाला है 2 थीटा। सीधा ये याद रखना है, इसके
आगे डेप्थ में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आपने कहा कि भाई मैंने मिरर को थीटा डिफ्लेक्ट करवाया है, तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो मेरी 2 थीटा से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी उसके अंदर में थोड़ा डेविएशन आ जाएगा, दैट विल बी 2 थीटा। मिरर के मूव करवाने से वहां पर मेरे पास में ये क्वेश्चन जो मेरे पास में निकल कर आ जाता है। चलिए मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो मेरे पास में पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि भाई मेरे पास एक मिरर है, मेरे पास में एक मिरर है, यहां पर एक रे इंसिडेंट हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये मेरे पास में एक रे इंसिडेंट हुई है एट एंगल 30 डिग्री। ये मैंने 30 डिग्री का एंगल बना लिया, दिस इज 30 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी कितने से होगी भाई, ये भी 30 डिग्री से एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैं जो मेरे पास मिरर है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो अभी बोलने जा रहा हूं मैं, कि ये जो मिरर है मैं कितने से मूव करवाऊं, कितना एंगल रोटेट करवाऊं मैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको कितना रोटेट करवाऊं, इस मिरर को जो मेरे पास में ऐसे रखा हुआ है इसको कितना मैं रोटेट करवा दूं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना ये इसके पैरेलल हो जाए। तो आप लोग इस पे दिमाग लगाओ भाई, क्या बन सकता है इसका आंसर। तो आप सबने देखा होगा कि भाई मुझे देखो यहां पर डिफ्लेक्ट जो करवाना है इसको यहां से यहां तक लेके आना है। अगर मुझे ये रिफ्लेक्टेड रे है ये हॉरिजॉन्टल करवानी है तो मुझे इतना मूव करवाना पड़ेगा, किसको, रिफ्लेक्टेड रे को। तो 30 डिग्री ऑलरेडी है मेरे पास में, तो ये कितना इसको मूव करना पड़ेगा, ये मेरे पास में 60 डिग्री मूव करना पड़ेगा। और आपने अभी कहा था कि अगर मेरे पास में मिरर को मैं थीटा डिग्री मूव करवाता हूं तो ये कितना मूव करता है, ये मेरे पास में 2 थीटा मूव करता है, ठीक है। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि 2 थीटा अगर मेरे पास में 60 डिग्री है देन थीटा विल बी 30 डिग्री। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर ये गिवन हो कि ये जो मेरे पास में है 60 डिग्री यहां पर आ गया, तो हमें ये पता है कि 2 थीटा बचेगा इसके पास में, और 2 थीटा को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि जो एंगल निकलेगा वो मिरर को कितना हमने रोटेट किया है वो यहां पर आ जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई इस क्वेश्चन के अंदर में। यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो हॉरिजॉन्टल हम बात कर रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल यहां से नहीं, ये इस डायरेक्शन में भी तो बन सकती है भाई, ये भी तो बन जाएगा। और ये कितना बनेगा मेरे पास में, बता सकता है कोई भाई। 60 डिग्री ये मेरे पास में है टोटल, तो ये टोटल मेरे पास में कितना बन जाएगा, ये मेरे पास में बनने वाला है 120 डिग्री बन जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐसे भी मूव करवाना चाहूं इसको हॉरिजॉन्टली, ये रे लाकर यहां पर टिकाना चाहूं मैं इसके पास में, तो मुझे कितना मूव करना पड़ेगा, 120 डिग्री। और हमें पता है कि भाई जो रे को मैंने डेविएट करवाया कितना, 2 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री मैंने रोटेट करवाया। तो आपके पास में थीटा कितना आने वाला है, यानी कि थीटा विल बी दैट कि कितना अपने मिरर को रोटेट करवाया, दैट विल बी 60 डिग्री। तो आप लोगों के पास में दो आंसर आ गए, कौन कौन से, एक तो आप लोगों के पास में आया कि थीटा मेरे पास में 30 डिग्री होगा, और दूसरा मेरे पास में आंसर निकल के आया दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रहा होगा, ठीक है। तो ये भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस रोटेशन ऑफ मिरर को लेकर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको, मेरे पास में जो नेक्स्ट मेरे पास में कंसेप्ट निकल के आने वाला है दैट विल बी हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ मिरर्स को लेकर हम बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ मिरर को या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है वो दौड़ रही है, तो उसमें इमेज किस स्पीड से दौड़ेगी, या फिर हम कहें कि मिरर को हमने दौड़ा दिया है, मिरर को भी हम मूवमेंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास में इमेज की क्या वेलोसिटी रही होगी। तो उस कंसेप्ट को समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा भाई कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था कि हमें क्या निकालना है। निकालने के लिए मैंने बताया कि जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसका कितना डेविएशन हो गया, जब आपने मिरर को चेंज किया तो नया मेरे पास में ये आ गया था। तो ये जो डेविएशन आया ना, यही आप लोग को यहां पर निकालने के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर वेलोसिटी इन मिरर्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर में आप लोग को ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर में सिर्फ एक छोटी सी अगर चीज आप लोग इसके अंदर में समझ जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई मेरे पास में ये एक मिरर रखा हुआ है, ये मिरर मेरे पास में रखा हुआ है, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखी हुई है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और यहां पर जो इमेज इसकी बनेगी, हमें पता है कि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनने वाली है। भाई ये बार बार अगर नहीं भी लिख रहा हूं तो थोड़ा सा आप अज्यूम कर लेना कि ये मेरे पास में प्लेन मिरर को मैं यहां पर अज्यूम करके चल रहा हूं, ये जब डॉट नहीं भी लगा पा रहा हूं तो मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास में इमेज बनने वाली है, ये मेरे पास इमेज बन गई भाई। अब जब ये यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, यानी कि इसके पास में एक वेलोसिटी होगी vo, तो ये इमेज भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी vi। और अगर मैं मिरर की जो वेलोसिटी है वो मान लेता हूं vm, यानी कि मिरर की जो मेरे पास में वेलोसिटी है वो मेरे पास में vm है,
तो एक छोटा सा यहां पर कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप यहां पर खड़े हुए हैं भाई, इस पोजीशन पर खड़े हुए हैं मिरर के ऊपर में, तो मिरर की वेलोसिटी कितनी रहेगी आपके रिस्पेक्ट में? 0 रहेगी। यानी कि मिरर की जो पोजीशन है, चाहे मिरर इधर जा रहा हो या इधर जा रहा हो, मिरर की कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है आपके रिस्पेक्ट में। यही तो पढ़ते हैं हम जब हम रेस्ट और मोशन के बारे में बात करते हैं, तो किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सम सर्टेन पॉइंट, अगर वो हो रही है तो हम कहते हैं मोशन में है। अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, तो हम कहते हैं कि बॉडी हमारे पास में एक रेस्ट पोजीशन पर आ गई। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ये मेरे पास में रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर कंसिडर करना चाहता हूं कि जो मेरे पास में वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की जो है हमेशा और हमेशा अपोजिट होगी जो इमेज के मेरे पास में वेलोसिटी होगी, यानी उसका जो साइन होगा उसके हमेशा अपोजिट में चलेगी। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही तो इमेज जो है इस डायरेक्शन में आएगी, यानी कि ये इक्वल टू ये होगी, लेकिन अपोजिट इन साइन के रूप में हम इसको बात करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? तो हम मिरर के रिस्पेक्ट में इसमें बात करते हैं। तो देखो, तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन हमने कहा कि भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर हम कंसिडर करेंगे कि भाई मेरे पास में इस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये इसके अपोजिट में कोई आ रही होगी ना, तो इसको हमेशा नेगेटिव साइन लेके चलना पड़ेगा। या फिर आपने इसको पॉजिटिव मान लिया है तो इस डायरेक्शन को आप क्या मानेंगे? नेगेटिव मान के चलना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू आप लोगों के पास में आएगी। वेक्टर यही तो चीज बोलता है। ठीक है, अब मेरे को यहां पर बताओ कि इसको मैं लिख दूं भाई, माइनस लिख सकता हूं मैं। अब इंडिविजुअली मिरर की और इमेज की और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटीज है उनको तोड़ना शुरू कर दो। यहां पर आपने तोड़ा तो आपने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे लिख सकते हैं भाई इसको। ठीक है, फिर हम बात करें इसके अंदर में माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर होगी, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ तो अंदर क्या हो जाएगा? Vm हो जाएगा मेरे पास में। और फाइनली जब हम बात करेंगे, हमें निकालनी क्या है इसके अंदर में, जो हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू Vi इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Vm माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों के पास में जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो आप लोगों के पास में ये आने वाला है कि जब भी आप लोगों को कोई भी इमेज की वेलोसिटी निकालने के लिए दे दी जाए कि इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगी, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास में जो मिरर है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर वो मेरे पास में गिवन नहीं है तो हमें 0 मान के चलना होता है। ठीक है, वो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है भाई, किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको गिवन है तो आप उसको ट्वाइस करना है, और माइनस में जो आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो आप लोग को यहां पर क्या करनी है, इसके साथ में माइनस कर देनी है, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं इसको लेकर के कैसे कैसे हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग कि मेरे पास में एक मिरर है, ये मैंने एक मिरर रखा हुआ है जिसकी वेलोसिटी इनिशियल फेज पर इसकी वेलोसिटी जो है वो मेरे पास में 0 है, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है ये मेरे पास में एक 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है भाई, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई मेरे को ये बताओ कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो क्या बनेगी मेरे पास में। बिल्कुल आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे अगर आप लोग को ये फॉर्मूला याद है तो। बाकी आप लोग जैसा चाहें वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि भाई आप इससे जाओगे तो बहुत इजीली इसको सोल्व कर लोगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है आप लोगों को। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है मेरे को, तो सबसे पहले ट्वाइस ऑफ Vm करना है। तो Vm यानी मिरर की वेलोसिटी जो मेरे पास में क्या है, 0 दे रखी है तो 0 हो गई है, माइनस माइनस मेरे पास में क्या है 2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो मेरे पास में नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि मैं इसका वेक्टर कैलकुलेशन यहां पर करके चल रहे हैं। तो ये मेरे पास में आ गया 2। तो अब मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -2। आप लोगों को ये आंसर मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम के अंदर में आएगा तो आप डायरेक्टली इसको पुट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं और अब मैं आप लोगों को बोल दूं कि जो मिरर था ये भी अब कुछ मूवमेंट करने लग गया भाई, ये मूवमेंट करने लग गया। लेट अस सपोज ये मेरे पास में 1 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दिया, ये मेरे पास में 1 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर ये मेरे पास में मूव करना शुरू कर गया। या फिर मैं इसको थोड़ा सा इसका डेटा चेंज कर देता हूँ, ये मेरे पास में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से मेरे पास में मूव कर रहा है। तो अब मेरे को बताओ कि जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट रहा होगा,
जो अभी भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या रहेगी मेरे पास में। चलो सोल्व करते हैं। ये मेरे पास में पहला केस लिया था मैंने, अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं भाई। तो दूसरे केस में आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ vm। तो आप लोगों ने लिखा 2 इंटू में 5 माइनस माइनस क्या आएगा आप लोग के पास में, दैट इज 2। तो मेरे पास में क्या आ रही है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया दैट इज 10 माइनस 2। तो आप लोग के पास में जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड मेरे पास में आने वाला है। ठीक है, यानी कि आपको जो मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यू यहां पर आ गई भाई। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो मिरर भी मूव कर रहा है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो इमेज है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका इमेज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी ले रहे हैं तो आपकी जो इमेज भी होगी वो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करती हुई दिखाई देगी इसके अंदर में। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव साइन इसके अंदर में दिखा रहा है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो माइनस साइन दिखा रहा था इसका मतलब था कि ऑब्जेक्ट आप किस डायरेक्शन में जा रही है। पहला जब इसको स्टेशनरी कंडीशन पर रखा हुआ था तो इमेज आपको ऐसा लगेगा कि वो इसी डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन दूसरे केस में ऐसा लगेगा कि इमेज जो यहां पर रखी हुई है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो इमेज होगा ना वो भी आपको मिरर के अंदर में, क्योंकि मिरर के अंदर में मूवमेंट हो रहा है, तो जो इमेज होगा वो भी आपको इसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो यही इसका एक खूबसूरती थी इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने भी आप इसके अंदर में क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं, सिर्फ आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ vm माइनस में v नोट। ओके, अब एक छोटा सा इसके अंदर में और चीज देख लेते हैं कि भाई ये तो हम बात कर रहे थे जब वेलोसिटी हमारे पास में हॉरिजॉन्टली चेंज हो रही थी, यानी कि बॉडी जो थी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी। अब अगर ऐसा हो जाए मेरे पास में, अगर इस टाइम पे अब मैं इसके अंदर में चेंज कर दूं थोड़ा सा, और मैं ये कहूं कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मेरे पास में मिरर रखा हुआ है, ये मेरे पास मिरर रखा हुआ है और ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो मेरे को बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी। आपने कहा जी इसकी इमेज यहां पर बनने वाली है। ठीक है, मिरर की यहां पर बिल्कुल फिक्स कर रखी है मैंने वेलोसिटी को। ठीक है, जीरो है यहां मेरे पास में, तो ये ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो ये भी मेरे को कैसा दिखेगा, ऊपर की तरफ में मूव करता हुआ दिखाई देगा। और कितनी स्पीड से दिखाई देगा, ये भी मुझे 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ में मूव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है कि जितने डिस्टेंस पे 2 मीटर, अगर मान लो 1 सेकंड के बाद में ये 2 मीटर यहां पर चला गया इस डायरेक्शन में, तो इसको भी भाई बिल्कुल पैरेलल होना पड़ेगा इसके, तभी तो इसको फॉलो करेगा। जो हमने कहा था कि इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनती है जितना हमारे पास में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर ये नहीं फॉलो करेगा तो हमारा रूल गलत हो गया इसके अंदर में। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अंदर में जो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई, पिछले जो केस निकाले थे उसके अंदर में वेलोसिटी जो इमेज की बन रही थी, एक में तो -2 बन रही थी और दूसरे के अंदर में कितनी बन रही थी, मेरे पास में 10 बन रही थी, 10 या 8 बन रही थी उसके अंदर में। ठीक है, जो भी थी भाई इसके अंदर में 8 मीटर पर सेकंड बन रही थी। तो उस केस में हमारे पास में क्या थी, जो इमेज की वेलोसिटी थी वो चेंज हो रही थी, जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट जो था कैसे मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। यहां पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव कर रहा है, यहां पर वर्टिकली मूव कर रहा है। तो वर्टिकली आप कह सकते हैं कि मिरर के पैरेलली अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती है, वेलोसिटी का अगर वर्टिकल कंपोनेंट आप लोग के पास में आता है वो चेंज हो रहा है, तो कोई भी हमारे पास में इमेज की वेलोसिटी पर चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, दूसरा, अगर ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, जैसा कि आप लोगों ने अभी यहां पर देखा उसके अंदर में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली horizontal component of the velocity changes with the change in the speed of the mirror or with the speed of the object। ठीक है, तो यहां से आप लोग भाई इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंसेप्ट को लेके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इमेजेस बिटवीन पैरेलल प्लेन मिरर्स। इमेजेस बिटवीन प्लेन पैरेलल मिरर के बारे में बात करते हैं। तो ये भाई दो कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिए। कौन सा सीखा, पहले मेरे पास में एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात करी, फिर हमने कहा कि रोटेटिंग ऑफ मिरर के बारे में बात कर ली, और तीसरा मैंने जो अभी पढ़ा है वो आप लोगों के साथ में वेलोसिटी इन मिरर्स के बारे में बात करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जाम के लिए, जिसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल याद रख लेना है। कैसे हमें इसको यूज करना है वो सारे हमने न्यूमेरिकल्स के थ्रू बात कर लिए। केवल और केवल इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, ओनली एंड ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वही हमारे पास में चेंज होता है जब हमारे पास में मिरर के सामने हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इमेज फॉर्मेशन को लेके हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास में दो मिरर रखे हुए हैं वो पैरेलली रखे जाते हैं तो कैसे इमेज हमें बनेगी, या फिर
वो किसी एंगल पर रखे गए हैं, तो आपको कैसे इमेज की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कितनी इमेजेस बनेंगी, कहां पर बनेंगी, कैसे बनेंगी, ये सब चीजें निकालने के लिए पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, मैं प्लेन मिरर को लेके चलता हूं। बिल्कुल दो मिरर मेरे पास में रखे हुए हैं, ये मेरे पास में एक मिरर रखा हुआ है और ये मेरे पास में एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है, ये भाई मिरर रखे हुए हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं मैंने भाई इसके अंदर में रख दिया। तो यहां से रे निकलेंगी, इसके ऊपर में जाएगी, यहां से जाएगी इस डायरेक्शन में जाएगी, यहां से जाएगी इस डायरेक्शन में जाएगी, और ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स तक ये यहां पर क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी भाई, इसी के अंदर में वो सर्कुलेट होती रहेगी, मूव करती रहेगी। तो आप देखेंगे इसके अंदर में कि जब भी हमारे पास में इसी तरह से ये वाली रे की बात करूं तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, यहां पर जो इसका इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा दूसरे वाले मिरर के लिए। फिर ये पॉइंट जो होगा इसका इमेज कहाँ, कहीं यहीं पर बन रहा होगा, इस पॉइंट पर बन रहा होगा, तो यहां से रे जाएगी, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यानी आप देखेंगे कि जो लाइट है ना, जो रे ऑफ लाइट है, वो अंदर ही अंदर इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि भाई पूछ लिया जाए कि प्लेन मिरर हैं वो पैरेलली रखे गए हैं, तो हमें ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर फॉर्म होंगे, कितनी बार रेज वहां पर मूव करेगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक वो क्या करती रहेगी, उसी के अंदर में घूमती रहेगी, इनफाइनाइट इमेज बनाएगी। देखिए कुछ एक के दिमाग में होगा जी यहां पर तो हमारे पास में 1 2 3 यही इसके फील्ड ऑफ व्यू में आए, भाई ये तो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया ना आप लोगों को। अब रेज जो होंगी इतनी दूर दूर तो जाएंगी नहीं, वो बिल्कुल पास है, ये यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, हर पॉइंट पर क्या होगा, इंसिडेंट हो रहा होगा। ये तो सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि भाई यहाँ इस तरह से हमारे पास में विजुअलाइजेशन हो सकता है, तो मैंने 4-5 यहाँ पर आप लोग को दिखाई है। तो प्लेन मिरर के अंदर में जब भी फॉर्म होती है वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर बनती है। चलिए इसी को लेकर मैं छोटा सा क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। और मान लो मेरे पास में एक मिरर रखा हुआ है ये, और दूसरा मिरर जो रखा हुआ है वो यहां पर रखा गया है, ये मैंने मिरर रख दिया भाई इसके यहां पर। अब मेरे को बताओ कितनी इमेजेस बनेंगे इसके अंदर में, दिमाग लगाओ भाई इसके अंदर में। और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनने वाली है इस मिरर के अंदर में वो बनेगी भाई कहीं यहां पर, यही तो होगा ना, ये रे मेरे पास में जाएगी और ये रे मेरे पास में यहां पर मीट हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि मेरे पास में ये एक इमेज बन गई है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने बात करी थी, जो लॉज के बारे में बात करी थी, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं मैं, कि इक्वल डिस्टेंस पर बनती है परपेंडिकुलर। आप जो भी पॉइंट है उससे मिरर के ऊपर में परपेंडिकुलर डाला, ये उसी को पीछे तक मिरर के पीछे एक्सटेंड कर दो, तो ये हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जाकर वो मीट कर जाएगा। यही आप लोगों के पास में गिवन था। ठीक है, अब ये तो हो गई इस मिरर की बात, जो मैंने मान लो ए मिरर था। अब मेरे पास में बी मिरर यहां पर रखा हो भाई, इस बी मिरर को कैसे सोल्व करेंगे, तो ये रे जो है इसका अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर आप लोगों ने डाला इसके ऊपर में, और परपेंडिकुलर डाला तो पीछे की साइड में परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड कर दो, यानी कि आप लोग को इमेज कहां मिलने वाली है, ये कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में मिलने वाली है। तो ये रे यहां गई और ये रे यहां गई, तो आप लोग की इमेज यहां पर बन गई। तो जब भी मेरे पास में दो मिरर पैरेलल रखे हुए हैं, पैरेलल तो ये भी रखे हुए हैं, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू अलग है, इसका फील्ड ऑफ व्यू अलग है, ये इसके फील्ड ऑफ व्यू में कोई और दूसरा हमारे पास में रे नहीं आ पा रही है, इसके फील्ड ऑफ व्यू में कोई दूसरे रे नहीं आ पा रही है, केवल एक ही रे आ पा रही है इसके अंदर में। तो आप कहेंगे कि ऐसे केसेस के अंदर में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे मेरे पास में, केवल और केवल 2 इमेज यहां पर बनेंगे मेरे पास में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आए ऑप्टिक्स के रिलेटेड जो मेरे पास में मिरर को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, वो यहां पर ये 2 प्लेन मिरर को कंसिडरेशन में लेकर यहां पर हमने बात कर ली है, जब वो बिल्कुल पैरेलली रखे जाते हैं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका प्लेन मिरर का, इसके बाद में हम इसको वाइंड अप करेंगे, प्लेन मिरर हमारा टोटल खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे इसके अंदर में। ठीक है ना, इससे बाहर कोई भी आपका प्लेन मिरर का क्वेश्चन नहीं बनता है। ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है भाई। चलिए, अब मान लो कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास में पहले केस के अंदर में पैरेलल रखे हुए थे, अब इनको किसी एंगल पर रखवा देते हैं, एंगल पर रख देते हैं, तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। आपकी बुक्स के अंदर में एक बहुत ही खूबसूरत टेबल बना के दी जाती है, जो कि कभी भी किसी को समझ में नहीं आती और कभी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग की बात करूं मैं, टेबल आप लोगों ने सबने रटी थी वो, मान लो मेरे पास में कोई एक 2 मिरर हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर रखे गए हैं, वो ये मान लो दोनों के बीच में एंगल थीटा भाई मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसके 2 केस बनते हैं भाई,
दो केस क्या बनेंगे कि एक तो मेरे पास में क्या हो, सिमेट्रिक हो, एक तो मेरे पास में सिमेट्रिक हो और एक मेरे पास में नॉन सिमेट्रिक हो। अब ये सिमेट्रिक क्या होता है और नॉन सिमेट्रिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर आप लोगों ने ये एंगल ये जो ऑब्जेक्ट रखना है, जो ऑब्जेक्ट जहां पर रखना है वो अगर इसके बीचों बीच जो एंगल बना हुआ है उसके हाफ डिग्री पर यहां पर रखा हो, यानी कि अगर ये 30 डिग्री का आपने दोनों के बीच में इंक्लिनेशन लिया है तो 15 डिग्री नीचे बने उसके और 15 डिग्री ऊपर बने, तो आप कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, मेरे पास में सिमेट्रिक पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर दूसरा केस यहां पर मैं ऐसे कंसिडरेशन में ले लूं कि एंगल तो मेरे पास में 30 डिग्री था ये मेरे पास में, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था वो नीचे वाले के पास में रखा था 10 डिग्री पे और ऊपर वाले के लिए वो रखा गया है 20 डिग्री के ऊपर में, तो आप कहेंगे कि जो पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट की वो मेरे पास में नॉन सिमेट्रिक पोजीशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक क्या होते हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई कैसे इनकी इमेज फॉर्मेशन होती है। ये जो हमारे पास में हमने बात करी कि पैरेलल जब होते हैं तो इनफाइनाइट बनाते हैं वो, लेकिन इस तरह से इंक्लिनेशन आ जाए तो क्या इमेज बनाते हैं। वैसे तो इसका रे डायग्राम बनाने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं कि जो आपकी बुक्स के अंदर में भी लिखा हुआ आता है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है 360 डिवाइड बाय थीटा। ये आप लोगों ने देख लिया। अगर ये मेरे पास में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, हालांकि मैं इसको अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में यूज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। इंटीजर की वैल्यू अगर आप लोगों के पास में आ जाती है, ये इंटीजर का मतलब है कि मेरे पास में 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकती है, फ्रैक्शन में नहीं आएगी कि 1.5 आ गई 2.5 आ गई, तो मेरे लिए मैं जो ये फॉर्मूले लगाने वाला हूं ना अभी, जो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगी, केवल तब एप्लीकेबल होंगी जब मेरे पास में इंटीजर ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर मेरे पास में ये 360 बाई थीटा, अगर ये पहला केस है मेरे पास में इवन आ जाता है, इवन वैल्यू आ गया, मान लो 2 आ गया 4 आ गया 6 आ गया, जैसे बात करें कि मान लो मेरे पास में 360 डिग्री है और इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, अगर दोनों का इंक्लिनेशन आप लोगों को 60 डिग्री दे दिया गया तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है भैया, आप लोगों को मिलने वाला है 6, और 6 मेरे पास में क्या है कि इवन टर्म आ गई, ठीक है। अगर ये इवन टर्म आ गई है तो चाहे मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक पोजिशन पर रखी हो या फिर मेरे पास में अनसिमेट्रिक पोजीशन पर रखी हो, यानी कि नॉन सिमेट्रिक पोजीशन पर रखी हो, तो जो मेरे पास में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी वो होंगी मेरे पास में 360 बाई थीटा -1 आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है ना। यानी कि आपने जो रिजल्ट निकाला तो ये मान लो आपने 60 डिग्री पे दोनों इंक्लिनेशन था, तो आपको इसमें से एक माइनस कर देना है, तो आपको इमेज कितनी बनने वाली है, वहां पर 5 इमेजेस बनने वाली है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं कि अगर मान लो मेरे पास में ये 360 बाई थीटा जो था ये मेरे पास में आ जाए ओड आ जाए, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई थीटा है वो मेरे पास में ओड वैल्यू आ जाए, तो आप लोग को कैसे सोल्व करना है। तो ओड जब भी आ जाए ना, इसके अंदर में हमें दो केस कंसिडरेशन में लेके चलने हैं। पहला केस मुझे ये कंसिडरेशन में लेके चलना है कि अगर मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक पोजीशन पर रखी हुई है, सिमेट्रिक पोजीशन पर रखी हुई है मतलब वो दोनों के बीचों बीच रखी हुई है, जो मैंने इंक्लिनेशन लिया अगर 60 डिग्री का लिया है तो 30 डिग्री ऊपर बना रहा है और 30 डिग्री मेरे पास में नीचे की साइड में बना रहा है, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास में सिमेट्रिक पोजीशन पर आ गई है। ओके, तो सिमेट्रिक पोजीशन पर रखी गई है तो वहां पर जो निकलेगा उसका नंबर ऑफ इमेजेस निकलेंगी, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस में 1 आप लोग को वहां पर मिलेगा, ठीक है। दूसरा मैं बात कर लेता हूं कि अगर मान लो मेरे पास में ओड आए और वो जो पोजीशन है यानी कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ये आप लोग को बताया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर में बताया जाएगा कि सिमेट्रिक पोजीशन पर है या नहीं है, या फिर आप लोग को रे डायग्राम जो गिवन होगा वहां से आप लोग को समझ जाना होगा, बीचों बीच वो गिवन होंगे आपके पास में वैल्यू। अगर ये मेरे पास में नॉन सिमेट्रिक है, ये मेरे पास में नॉन सिमेट्रिक दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज जो 360 बाई थीटा है यही आप लोगों के पास में क्या बनने वाली है, नंबर ऑफ इमेजेस बनने वाली है। यानी कि आप लोगों ने निकाला कि मेरे पास में 360 डिवाइडेड बाय थीटा जो मैंने निकाला, अगर ये मान लो 5 आ गया, 5 आ गया है, यानी कि कोई ओड वैल्यू आ गई, थीटा कुछ भी रख लो आप, इसको सोल्व करके देख लो कितना आएगा मेरे पास में, दैट विल बी इक्वल टू 5 7 जा 35, 5 2 जा मेरे पास में 72, यानी कि 72 डिग्री एंगल्स पे वो रखी गई हैं। तो पहला आपको देखना है कि सिमेट्रिक पे रखी गई है या नहीं रखी गई है। अगर मेरे पास में सिमेट्रिक पे रखी गई है और मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ओड आ रही है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनने वाले हैं दैट विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा, यानी कि ये जो आपने निकाला इसमें से एक आप माइनस कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। और नॉन सिमेट्रिक आ गई है तो नॉन सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, सीधा 360 बाई थीटा आप लोग को यूज कर लें, ठीक है। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा और इसको हम आगे बढ़ने की अभी कोशिश करते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर में हमें कैसे अप्रोच करनी होगी, क्या ये मेरे लिए वहां पर वैलिड हो जाएंगी।
अगर मान लो मेरे पास में ऐसा हो जाए क्वेश्चन में कुछ एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग घुमा और उसने बोला कि नहीं मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें इंटीजर की वैल्यू बन रही होगी, क्योंकि इंटीजर वाले तो आप इजीली सोल्व कर लोगे, तो फिर कैसे सोल्व करना है उसको। चलिए उसको हम अप्रोच करते हैं कि कितना हमें इसको सोल्व करके चलना है, कैसे हमारे पास में क्वेश्चंस की अप्रोच होनी चाहिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रब कर रहा हूं भाई इस साइड का मैं। चलिए भाई लास्ट टॉपिक है, इसको यहाँ पर ख़त्म करके प्लेन मिरर का जितना भी था वो यहाँ ख़त्म करते हैं और आगे की चीज़ों के लिए हम रास्ता और स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, मेरे पास में दो मिरर रखे हुए हैं, ये लेट अस सपोज मेरे पास में दो मिरर रखे हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों मेरे पास में एक जो एंगल बना हुआ है इनके बीच में, दिस इज एंगल 60 डिग्री, ये मेरे पास में 60 डिग्री का एंगल है। ओके आप किसी को भी सोल्व कर सकते हैं, सिमेट्रिक हो नॉन सिमेट्रिक हो इंटीजर आए या कुछ भी वैल्यू आए, आप इस 100 ट्रिक से सबको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये यहां पर दिया गया है कि ये अनसिमेट्रिक पोजीशन पर है, ये यहां कहीं रखे गए हैं और इसके अंदर में ये बोला गया है कि ये जो एंगल बना है दिस इज एंगल 20 डिग्री एंड दिस इज एंगल 40 डिग्री। भाई ये आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि अब ये मेरे पास में किस तरह की इमेज हो गई है, किस तरह की पोजीशन पर दी गई है, ये मेरे पास में नॉन सिमेट्रिक पोजीशन के रूप में दिया गया, ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिकली यहां पर रखा गया। ठीक है, ये मेरे पास मिरर है भाई, ये मिरर का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। ओके अब देखो जब भी सोल्व करना है आप लोगों को तो बिल्कुल एज इट इज जो छोटे वाला है उसको यहां पर लिख लो भाई, 20 लिख लिया, और जो बड़े वाला एंगल है उसको यहां पर लिख लो, यानी दोनों का सम क्या होना चाहिए 60 आना चाहिए, यानी कि जितना एंगल इनके बीच में बना हुआ था वही आप लोगों का यहां पर आना चाहिए। ठीक है आगे बिल्कुल। अब देखो क्या करना है आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते क्रॉस एडिशन करते हुए चलना है। आप यहां पर करोगे इसके साथ में जो 20 था इसके साथ में जो भी दोनों के बीच में एंगल गिवन है, यानी कि टोटल एंगल कितना था 60, वो 60 यहां पर ऐड कर देना भाई, तो 60 ऐड करोगे तो ये कितना बचेगा आप लोगों के पास में 80 आ जाएगा। उसी तरह से ये मेरे पास में 40 था, इसमें भी 60 ऐड करोगे तो आप लोग को मिलने वाला कितना, ये यहां पर मिलेगा मेरे को 60 के साथ में करेंगे तो आप लोग को 100 मिलने वाला है। ओके अब दोबारा से शुरुआत करो, दोबारा से क्या शुरू करना है, दोबारा से इसके अंदर में ऐड करो, तो ये मेरे को ऐड करेंगे इसके अंदर में तो मिलने वाला मेरे को 100 में ऐड करेंगे क्या, जो एंगल आप लोग को गिवन था दैट इज इक्वल टू 60, और ये टोटल बनने वाला मेरे पास में 160। उसी तरह से इसके अंदर में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आप लोग को मिलने वाला है 60 प्लस में 80 दैट विल बी 140 डिग्री, ये मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी कि 140 आप लोग के पास में है, इसके अंदर में 60 जोड़ो तो 60 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 200, इसके अंदर में जोड़ोगे तो आप लोग को क्या मिलने वाला है, 60 जोड़ो भाई इसके अंदर में तो आप लोग को मिलने वाला है 220 मिलने वाला है। अब देखो ये तो भाई क्या हुआ, आज से तो हम अनंत तक चलते जाएंगे, तो कोई ना कोई तो लिमिट होनी चाहिए, बिल्कुल लिमिट है भाई। आपको जब तक ये मूव करते हुए चलना है, जब तक ऐड करते हुए चलना है, जब तक आपकी जो वैल्यू है वो 180 से नीचे तक रहती है। अगर 180 से ऊपर चली गई है तो आपको ना तो 180 को कंसीडर करना है और ना 180 से ऊपर वाले को कंसीडर करना है, तो ना तो ये टाइप की इमेज बनेगी ना आपकी ये टाइप की इमेज बनेगी। तो टोटल इमेज कितनी बनी मेरे पास में 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास में कितनी बन गई है, मेरे पास में टोटल 6 इमेजेस यहां पर बन गई है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ जाता है इसके अंदर में, अगर हम फॉर्मूले के थ्रू बात करते हैं तो फॉर्मूले के थ्रू आपने कहा था कि मेरे पास में 360 डिवाइडेड बाई 60 मेरे पास में आ गया है, तो मेरे पास में जो इमेज बनने वाली थी वो मेरे पास में 6 - 1 बनने वाली थी, यानी कि 5 बनने वाली थी। तो इस केस में आप लोग को ये करना होता है कि भाई जो फाइनल यानी कि जो लास्ट आपका बच गया ना, तो कहीं ना कोई इमेज यहां पर कोइंसाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो हमें जरूर चेक करना होता है। तो उसको चेक करने के लिए ये जरूरी है कि भाई ये तो नीचे वाले तो हमारे कंसिडरेशन में है नहीं, बिल्कुल ये तो हमारे बिल्कुल हट गए यहां से, हमारे पास में जो कंसिडरेशन में लेके चलना है वो एक ये बच गया और एक ये बच गया, तो इन दोनों का आप ऐड करो और प्लस में जो दोनों के बीच में एंगल था उसको ऐड कर दो, यानी कि 140 प्लस में 160 और प्लस में दोनों के बीच में एंगल कितना था, मेरे पास में 60 डिग्री था। जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे, अगर ये मेरे पास में सम 360 डिग्री आ गया है, अगर ये मेरे पास में सम जो है 360 डिग्री आ जाता है, तो आप कहेंगे कि जो इमेजेस हैं लास्ट वाली इमेजेस जो है वो कोइंसाइड हो गई हैं, यानी कि उसमें से केवल और केवल एक हमें कंसिडरेशन में लेके चलनी है। फिर से समझ लो इस पॉइंट को कि जब भी हमारे पास में नॉन सिमेट्रिक इमेजेस रखी होती हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, जो एंगल्स हैं उनको लिखते चले जाओ और दोनों के बीच में जो एंगल उसको ऐड करते चलाओ, ऐसे क्रॉस चलो। 20 में से आपने 60 जोड़ा तो 80 मिल गया,
40 में आपने 60 जोड़ा तो आपको 100 मिल गया। फिर आपको नीचे चलना है 160, फिर नीचे आओगे 220। नीचे वाले हमें कंसिडरेशन नहीं लेके चलना, क्योंकि हमें वहां तक चलना है जहां तक 180 से नीचे नीचे की वैल्यू हमारे पास में गिवन हो। ठीक है, ये आप लोगों ने 6 निकाल लिया। लेकिन आपको पहले एक पॉइंट और चेक करना पड़ता है इस फॉर्मूले के अंदर में कि कहीं हमारी इमेजेस जो है वो कोइंसाइड तो नहीं हो रही है। और कोइंसाइड होने का सीधा तरीका है वो चेक करने का कि आपके जो लास्ट के 2 एंगल्स बचे हैं ना, जहां पर आप लोगों ने एंगल निकाले, उन दोनों को ऐड करो और प्लस में आप लोग को क्या करना होता है, जो बीच में दोनों के एंगल गिवन है उसको इसके साथ में ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा। अगर 360 मिल जाता है तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनी है उसमें कहीं ना कहीं 2 इमेजेस एक दूसरे से कोइंसाइड कर गई हैं, और कोइंसाइड कर गई है तो एक इमेज को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। टोटल हमारे पास में कितनी बचेंगी, 1 2 3 4 और 5। ये तो हमें लेनी नहीं है क्योंकि हमारा सम क्या आ गया, 360 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर में। मान लो मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो अब एंगल जो है उनका चेंज कर देता हूँ, एक 20 पे है और एक 30 डिग्री पे है, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पर बनाया गया है वो 20 और 30 डिग्री मैंने आप लोगों को दे दिया भाई। ठीक है, यानी टोटल एंगल कितना रहा होगा इमेज प्लेन मिरर्स के बीच में, वो 50 डिग्री रहा होगा। ठीक है, ये मेरे पास में टोटल एंगल है वो 50 डिग्री गिवन है, और ये जो मेरे पास में बनी है ये 20 डिग्री है, और ये मेरे पास में 30 डिग्री आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब आपको निकालने के लिए दिया गया कि नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों को निकाल के दिखानी है भाई इसके अंदर में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 20 लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 30। फिर जो दोनों के बीच में एंगल था, यानी कि टोटल जो एंगल था दोनों मिरर के बीच में जो एंगल दिया गया था उसको आपको कंसिडर करना है, यानी कि 50 हो गया, और 50 को जोड़ते हुए चलना है। तो 50 को आपने जोड़ा इसके अंदर में, देन यू विल गेट कितना मिलेगा, 50 20 70 मिलेगा। इसके अंदर में जोड़ेंगे 50 तो आप लोगों को कितना मिलने वाला है, दैट विल बी 80। ठीक है, फिर आप इसके अंदर में जोड़ेंगे 80 के अंदर में फिर से आप 50 जोड़ेंगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 130 मिलने वाला है। फिर इसके अंदर में कितना जोड़ेंगे, 50 जोड़ेंगे, देन यू विल गेट 120। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप इसके अंदर में जोड़ते चले जाओ, यहां पर जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है आप लोगों को, 120 के बाद में 50 जोड़ेंगे 170, और 170 के बाद में इसके अंदर में जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है 180 डिग्री मिलने वाला है। ठीक है, तो 180 डिग्री जो मेरे पास में यहाँ पर मिल के आया है, तो 180 डिग्री को मैं यहाँ पर कंसिडरेशन में, कहीं यहाँ पर गड़बड़ होगी क्या, 8 50 20 70 30 80 70 और 50 120 8 5 13। ठीक है, और 13 5 180। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर में। तो मेरे पास में जो इमेज यहाँ पर बनने वाली है भाई, मेरे पास में जो इमेज बन के आ रही है दैट विल बी इक्वल टू 180 170 120 130, और ये मेरे पास में 80 70, यानी कि इन सबको आप यूज करेंगे। और अब आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि क्या इसके अंदर में कोइंसाइड होगा या नहीं होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो 180 डिग्री वाला मैंने आप लोग को बताया था कि 180 ना तो 180 को हम कंसिडरेशन में लेके चलते हैं और ना उससे ऊपर वाले को कंसिडरेशन में लेके चलते हैं, तो ना तो ये मैं कंसिडरेशन में नहीं लेके चलूंगा। अब यहाँ पर कोइंसाइड का अगर आप चेक करके देखना चाहो तो चेक करके देख लो, बाकी यहाँ पर कोई कोइंसाइड नहीं होगा। तो आप मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं कि मेरे पास में जो टोटल इमेज यहाँ पर बनने वाली है दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ आइए कि मुझे ये कोइंसाइड ना तो 180 वाला लेना होता है ना उससे नीचे वाला लेके चलना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को आप निकालना चाहो तो आप इसका इमेज निकालने की कोशिश कर सकते हो इसके अंदर में कि कोइंसाइड करेगी या नहीं करेगी। कोइंसाइड के लिए आप लास्ट वाली देखो 170, और बड़ा से बड़ा यहाँ पर क्या रहा था 130, दैट इज इक्वल टू 130 आप लोगों ने ले लिया, और प्लस में दोनों के बीच में एंगल जो था वो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये मेरे पास में टोटल कितने बनने वाला है, ये मेरे पास में बनेगा ये 200 300 बन गया, और प्लस में 50 यानी कि 350 बन गया, यानी कि कोई भी इमेज मेरे साथ में कोइंसाइड नहीं करेगी, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 7 इमेजेस फॉर दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो भाई ये था मेरे पास में प्लेन मिरर को जितने भी मेरे पास में क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश करी है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस सीट आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है भाई, और बिल्कुल दिल से आप लोग सबका धन्यवाद है। ऐसे जुड़े रहिएगा, चीज़ें बड़ी स्मूथली हम यहाँ पर चलाने की कोशिश करेंगे। जितना मेरे को टाइम मिलेगा पूरा टाइम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है मेरा, ठीक है ना। और बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करोगे ना, एक बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में करोगे ना, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई ये एग्जाम जो है ना, आप लोगों ने जितना हुआ बना रखा है ना कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने चीज़ें बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना शुरू कर दिए ना, तो आप लोगों के सब्जेक्ट के अंदर में, आपके टॉपिक्स के अंदर में क्लैरिटी आती चली जाएगी और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर दोगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच।